संगोष्ठी की सूत्रधार और हमारी बहुत ही जिनके लिए मेरे मन में सम्मान है, अर्चना जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छी साहित्यिक हैं और अग्रसेन महिला महाविद्यालय के अध्यापक गण, और अगर छात्र छात्राएं जुड़े हैं तो छात्र छात्राएं। मुझे अर्चना जी ने बहुत सोच समझकर विषय दिया है, हमारे समय में प्रेमचंद। प्राचार्य जी ने अपने संबोधन में एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। प्राचार्य जी ने अपने वक्तव्य में 3 बातें कही। पहली बात तो उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं बात यहीं से शुरू करूंगा। आज के विषय पर बातचीत करते हुए साहित्य समाज का दर्पण है, यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। लेकिन उसके पहले 2 प्रश्न जो उठाए प्राचार्य जी ने और हम लोगों को एक तरह से कहा कि इस पर आप लोग विचार रखिए। तो एक तो जो हिंदी में 8 लाख विद्यार्थियों के फेल होने का मसला है, ये सचमुच चिंता का विषय है। लेकिन इसकी मुख्य वजह यह नहीं है कि हम हिंदी की पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी मुख्य वजह यह है कि भाषा को लेकर के और हिंदी भाषा को लेकर के कुछ हमारी समझदारी में दिक्कत है। जैसे हम ये मानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जबकि सही बात यह है कि हमारी मातृभाषा तो भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, तमाम सारी भाषाएं ये हमारी मातृभाषा है। तो मैं 1-2 मिनट में इस मुद्दे पर, क्योंकि ये पूरे व्याख्यान का विषय है और मैं प्राचार्य जी से कहूंगा कि अगर सचमुच इस पर वो चिंतित हैं तो एक दिन इस पर भी बातचीत वो रख सकती हैं। तो होता यह है कि हमको ये समझा दिया जाता है कि जो भोजपुरी है वह पिछड़े होने का प्रमाण है, तो जितनी जल्दी हो हम भोजपुरी से मुक्त हो जाएं। तो हमारे भीतर एक भाषा विमुखता की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। हिंदी के बारे में नजरिया यह है कि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसे हमको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। और जिस अंग्रेजी को सीखने के लिए हम भागते हैं वो कमबख्त आती नहीं है। तो उसका नतीजा ये होता है कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके पास भाषा ही नहीं है। तो ये समस्या जो हिंदी में फेल होने वाली है, उसके रूट काज की हम जब व्याख्या करेंगे तो इस रास्ते पर हमको सोचना पड़ेगा। और भाषा की जो परिभाषा हमारे सामने है, हम अमूमन ये मानते हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, भाषा समझ का माध्यम है, समझदारी का माध्यम है। तो यह अपने आप में एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है। फिर भी मैं प्राचार्य महोदय की उस चिंता के साथ मैं उनके स्वर में स्वर मिलाता हूं, और कभी अवसर मिलेगा तो इसकी वजहों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले ही दिन जोधपुर रेडियो स्टेशन ने मेरा एक लंबा इंटरव्यू इस विषय पर लिया, तो उस पर अलग से बात होगी। एक प्रेमचंद की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करते हुए प्राचार्य जी ने एक और सवाल हमारे सामने रखा कि हम पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हो गए हैं कि दिनों दिन कुछ गर्त वगैरह में गिरते चले जा रहे हैं।
तो एक ये बात सही है, लेकिन ये बात सच का एक पहलू भर है। प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हुए हमको ये बात समझ में आती है, ये जो हम ये कह देते हैं कि सब कुछ जो गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ियों के, विकृतियों के जिम्मेदार दूसरे लोग हैं जो बाहर से आए, और बाहर से आए हुए लोगों ने हमारे देश को तबाह कर दिया, और यहाँ जितनी सारी विकृतियां वगैरह आई वो सब उनकी देन है। ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है। और हमारे एक मित्र हैं, अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं, वो ये कहा करते हैं कि भाई हम इतने नालायक लोग नहीं हैं कि हम अपनी बुराइयां भी पैदा न कर सकें। तो बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं हमारे समाज के भीतर जो हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और अपने से पैदा की गई बुराइयों का सामना नहीं करेंगे, उनकी जिम्मेदारी दूसरे पर थोप करके और उन्हीं बुराइयों के साथ चलते चलेंगे, तब तक हम उन बुराइयों को दूर नहीं कर सकते। अब जो पहली बात और इस क्रम में तीसरी बात कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये ठीक बात है, लेकिन दर्पण का उपयोग हमारे जीवन में क्या है? दर्पण का उपयोग हमारे जीवन में यह है कि दर्पण हम देखते हैं तो देख करके अपनी रूप सज्जा हम ठीक करते हैं, अपना केश विन्यास ठीक करते हैं, चेहरे पर कहीं कोई दाग धब्बा लग गया है तो उसको मिटाते या हटाते हैं। तो दर्पण की एक भूमिका एक तो ये हुई कि साहब दर्पण है और उसमें जो बिंब है उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्पण की भूमिका सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर साहित्य को हम समाज का दर्पण कह रहे हैं तो वो इस अर्थ में दर्पण है कि उसमें समाज का अक्स दिखाई पड़ता है, और उसको दिखने के बाद जो विकृतियां हैं, जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, उनकी सफाई हम करते हैं, उनको सही करते हैं। इस अर्थ में प्रेमचंद का साहित्य समाज का दर्पण है। वह हमें अपने को और समाज को दोनों को ही बदलने का सूत्र देता है। एक खास तरह से साहित्य, प्रेमचंद का साहित्य एक खास तरह से हमको उत्तरदायी बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। बहुत सारी बातें प्रेमचंद के बारे में होती हैं, उनकी कलात्मकता के बारे में होती है, लेकिन प्रेमचंद का जो कमाल है, प्रेमचंद का कमाल इस बात में है कि वे हमारे जीवन सत्य का बहुत साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में वर्णन करते हैं। और यह नहीं है, प्रेमचंद के समय में भी और प्रेमचंद के बाद भी हिंदी कहानी ने कला के बहुत ऊंचे शिखर छुए हैं, और कला की दृष्टि से देखेंगे तो हिंदी कहानी ने अभूतपूर्व विकास किया है। लेकिन यह सब होते हुए भी जो आम भारतीय मन है, वह भारतीय मन अपने को प्रेमचंद के साथ जिस तरह से कनेक्ट करता है, जिस तरह से जोड़ता है,
उस तरह से जोड़ने का काम कबीर और तुलसी के बाद प्रेमचंद ही ऐसे साहित्यकार हिंदी के हैं जिनसे सामान्य व्यक्ति जो कि हिंदी पढ़ने और पढ़ाने के काम में नहीं लगा हुआ है, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना उसका प्रोफेशन नहीं है, वह भी अपने को प्रेमचंद के साथ कनेक्ट करता है। इसलिए कि प्रेमचंद ने बहुत सहज भाषा में, एक ऐसी भाषा में जो भाषा और जो उसकी कहानियों की एक कलात्मक संरचना है, उस संरचना के सौंदर्य को समझने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि जो साधारणता है, जो सादगी है, उस सादगी में ही प्रेमचंद की कला का मर्म है और वह सादगी ही है जो भारत के जनमानस से प्रेमचंद को जोड़ती है। मैं एक दो कहानियों के हवाले से कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक बहुत ही आरंभिक कहानी है प्रेमचंद की और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने लोग सुन रहे हैं सबकी पढ़ी हुई कहानी होगी। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी दो दोस्तों की कहानी है, अलगू चौधरी और जुम्मन मियां। और आप देखिए कि अलगू चौधरी और जुम्मन मियां में कैसी गहरी दोस्ती है। और जब जुम्मन मियां की खाला जुम्मन मियां के खिलाफ पंचायत बुलाती हैं और पंचायत के में पंच अलगू चौधरी बनाए जाते हैं, तो अलगू चौधरी फैसला न्याय के पक्ष में करते हैं और वह न्याय का पक्ष जुम्मन मियां के साथ नहीं, उनकी खाला के साथ है, यानी वो जुम्मन मियां के विरुद्ध फैसला देते हैं। और दृश्य बदलता है। कहानी चूंकि आप सबने पढ़ी होगी तो कहानी के ब्यौरे में मैं नहीं जा रहा हूं। दृश्य बदलता है और अलगू चौधरी का बैल एक साहू खरीद के ले गया है जो बैल की सेवा नहीं करता और केवल उससे काम लेता है, और बैल कालांतर में बीमार होता है और मर जाता है और वो पैसा देने से इनकार कर देता है कि हम बैल का दाम नहीं देंगे। इस पर पंचायत आती है, तो पंचायत में जुम्मन मियां पंच बनते हैं। और ये जब पहली पंचायत में अलगू चौधरी ने जुम्मन मियां के खिलाफ फैसला दे दिया था, तब से जुम्मन मियां खफा चल रहे थे। और प्रेमचंद देखते हैं कि मित्रता का इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। आमतौर पर हम लोग जगह जगह लिखा हुआ पाते हैं, हमारी संसद में लिखा हुआ है, संसद भवन में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। हम हर जगह ये बात कहते भी रहते हैं कि सत्यमेव जयते। प्रेमचंद हमें एक बात बताते हैं कि सत्य मेव जयते, ये बात सही है, लेकिन सत्य तभी विजयी होगा जब हम सत्य के साथ खड़े होंगे। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो ये मान के नहीं चलते कि पौधा अपनी आंतरिक जीवनी शक्ति से उगाएगा और पुष्पित पल्लवित होगा और फल देने लगेगा।
हम उस पौधे की देखरेख करते हैं, उसकी निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसके साथ एक ट्री गार्ड लगाते हैं ताकि कोई पशु या कोई मनुष्य उसको नुकसान न पहुंचा सके। कहने का मतलब ये है कि सत्य भी एक विचार है, सत्य भी एक विचार है, एक पौधा है, और अगर आप उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो सत्य की विजय नहीं होगी। प्रेमचंद ये हमको बताते हैं। पंच परमेश्वर कहानी का उदाहरण मैंने इसलिए लिया। एक वाक्य प्रेमचंद ये लिखते हैं कि इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। कह मैं ये रहा था कि अलगू चौधरी ने जब जुम्मन मियाँ के खिलाफ फैसला दिया तो जुम्मन मियाँ ने अलगू चौधरी को अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया। अब जब अलगू चौधरी के खिलाफ पंचायत इकट्ठा हुई और उसमें जुम्मन मियाँ पंच बने तो ये हुआ कि साहब अब तो जुम्मन मियाँ अपना बदला सधाएंगे। तो साहू सहुआइन परम खुश हैं, लेकिन जैसे ही जुम्मन मियाँ को पंच बनाया जाता है तो जुम्मन मियाँ के भीतर पंच होने की जो भावना है वो इतनी बलवती होती है कि एक जो निजी द्वेष उन्होंने पाल रखा था और मित्रता को जो आंच लग गई थी, वो निजी द्वेष खत्म हो जाता है। और प्रेमचंद लिखते हैं कि उत्तरदायित्व जो है, जब हमारे हाथ में उत्तरदायित्व आता है तो हमें हमारे भीतर तदन रूप न्याय बुद्धि भी विकसित हो जाती है। तो वो न्याय बुद्धि विकसित होती है और जुम्मन मियाँ वह फैसला देते हैं जो फैसला न्याय के पक्ष में है। और फैसला देते हुए जुम्मन मियाँ अपना जो निजी द्वेष था कि हमारा इतना पुराना दोस्त अलगू चौधरी और उसने हमारे पक्ष में फैसला न दे करके हमारी मौसी के पक्ष में उसने फैसला दे दिया, तो इसको जो खार खाए बैठे थे उसको जुम्मन मियाँ हटा परे करते हैं और न्याय के पक्ष में फैसला देते हैं। फिर बाद में दोनों गले मिलते हैं और दोनों की दोस्ती बहाल हो जाती है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह बिंदु है जब जुम्मन मियाँ की मौसी बूढ़ी मौसी पूरे गांव में घूमती है और प्रेमचंद यह भी बताते हैं कि किस तरह से गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि लो साहब ये कब्र में जाने वाली हैं और इतना इनको संपत्ति का और पैसे का लोभ है। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अरे चलो इसी बहाने जरा जुम्मन मियाँ सेट हो जाएंगे। तो वो सारे ब्यौरे भी बहुत सारे इसमें अध्यापक हैं, तो अध्यापक मित्रों को मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि कहानी कोई भी केवल घटनाक्रम से नहीं बनती है और लेखक को, बड़ा लेखक घटनाक्रम नहीं बनाता है, बल्कि जो ब्यौरे दिए जाते हैं उन ब्यौरों में कहानी के और कहानीकार के बड़ा होने के संदेश के सूत्र बने होते हैं। तो जितने सारे विवरण हैं, आप देखिए कि लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है कहानी पढ़ते हुए, तो सब कुछ जुम्मन मियाँ से बदला सधा लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही मौज मस्ती वाले लोग हैं जो बुढ़िया का मजाक उड़ाते हैं। इसी क्रम में वो बुढ़िया अपना एक जुझारूपन है बुढ़िया में, उसके साथ छल किया गया है और उस छल से वो अपमानित महसूस कर रही है, तो इसलिए वो इस मामले का फैसला करा लेना चाहती है। तो अलगू चौधरी के दरवाजे पर पहुंचती है। अलगू चौधरी कहते हैं कि देखो भाई, अन्याय तो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन
मैं तो पंचायत में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जुम्मन हमारे मित्र हैं, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनसे बिगाड़ हो जाएगा। तो जिस आपने कहानी पढ़ी होगी, आपके ध्यान में वो वाक्य होगा जो इस पूरी कहानी का एक तरह से बीज वाक्य है। वह है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे। जब हम बात करने बैठे हैं कि हमारे समय में प्रेमचंद, तो हमें इस जो बूढ़ी खाला का जो ये वाक्य है, जिस वाक्य ने अलगू चौधरी के भीतर के मनुष्य को बहाल कर दिया था, उसे सक्रिय कर दिया था, उसकी मनुष्यता को, उस वाक्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे। तो हमको देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन व्यवहार में, हम जिस भी भूमिका में हैं, उस भूमिका में बिगाड़ के डर से ईमान की बात करने को तैयार हैं या नहीं। इस पूरे वाक्य को और इस पूरी कहानी को एक राष्ट्रीय रूपक के रूप में हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जगहों पर बैठा हुआ आदमी, अपनी सामाजिक भूमिका में क्या वह बिगाड़ के डर से ईमान की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बड़ा सवाल प्रेमचंद हमको देते हैं, और कहानी खत्म होते होते हम पाते हैं कि सत्य का अनुसरण, न्याय का अनुसरण दोनों मित्रों ने अलग अलग किया। निर्णय मनचाहे, एक ने मनचाहा निर्णय दिया लेकिन वो न्याय संगत था, एक ने मन के विपरीत निर्णय दिया, वह भी न्याय संगत था। न्याय के पक्ष में दोनों जब खड़े रहे तो कहानी के अंत में वह मित्रता जो सत्य के आंच से मुरझा सी गई थी, मित्रता का वृक्ष जो मुरझा सा गया था, वह फिर लहलहा उठा। तो प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियों का वातावरण ऐसा है जो हमारे भीतर के मनुष्य को मनुष्य बनाता है। इसीलिए मुक्तिबोध ने प्रेमचंद पर जो लेख लिखा है उसमें कहा कि प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी हैं, हमारी आत्मा को गढ़ते हैं प्रेमचंद। तो एक बात तो यह है कि मैं उन कारणों की ओर इशारा नहीं करूंगा, इन कारणों पर जाने में बहुत समय लगेगा। मैं उन कारणों की ओर इशारा नहीं करूंगा कि वो कौन सी वजहें हैं जिन वजहों की वजह से हमारी आत्मा में एक काई सी लग गई है और हम बिगाड़ के डर से ईमान की बात बोलने में घबराने से लगे हैं, डरने से लगे हैं, और हमारा सामाजिक जीवन जो विशृंखल होता चला गया है, उसकी विशृंखलता के मूल में हमारी यही सामाजिक कमजोरी है कि हम बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने का साहस खो चुके हैं। और अगर कोई समाज यह साहस खो चुका है, अर्चना जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में प्रेमचंद के निबंध महाजनी सभ्यता की ओर इशारा किया था। प्रेमचंद के लगभग आखिरी दिनों का निबंध है महाजनी सभ्यता। उस निबंध को बार बार पढ़ना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद का निबंध है जो उन्होंने
प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए वो दिया था। लेकिन महाजनी सभ्यता, ये दोनों निबंधों को एक साथ अगर हम मिला के पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि प्रेमचंद, हमारे समय में प्रेमचंद की क्या भूमिका है। वो महाजनी सभ्यता का, मुनाफे की संस्कृति का, एक ऐसी संस्कृति जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का काम करती है, उस मुनाफे की संस्कृति ने हमारी आत्मा के ऊपर एक काई लगा रखी है, और उस काई की वजह से हम ईमान की बात करने में डरते हैं और घबराते हैं। प्रेमचंद, याद करिए, हमारे शहर के एक बड़े ही शानदार कवि, जो है उससे बेहतर चाहिए, और गंदगी साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। साहित्य का और साहित्यकार का ये बुनियादी सरोकार है कि जो समाज हमारा जैसा है उससे वो बेहतर बने, और उसको बेहतर बनाने में साहित्यकार वह रास्ता सुझाए। प्रेमचंद कहते हैं अपने निबंध में कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। कई लोग इसको कहते हैं कि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन मित्रों, साहित्य और जीवन पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में कई बार हम सत्य से अलग चले जाते हैं। राजनीतिक रूप से सच होना कई बार सत्य से अलग हो जाना है। इसीलिए गांधी ने, जो प्रेमचंद के युग, अगर प्रेमचंद का युग कहें तो प्रेमचंद के युग के महानायक हैं, और प्रेमचंद के भी नायक हैं गांधी बार बार सत्य के प्रयोग पर बल देते हैं, और वह सत्य के प्रयोग पर गांधी का बल देना, और आप प्रेमचंद के साहित्य में उसकी प्रतिछवियां देख सकते हैं कि प्रेमचंद किस तरह से अपने साहित्य में, आपने ये कहानी देखी पंच परमेश्वर कहानी, कि दोनों जब पंच बनते हैं, उत्तरदायित्व तो बोध उनके भीतर का जगता है, तो दोनों सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं। ईदगाह कहानी का जो हामिद है, वह भी एक तरह से उसके पास महज 3 पैसे हैं, और वो 3 पैसे लेके मेले में आया है। उसके साथ के जितने संगी साथी हैं, सबके पास पैसे हैं, वो मिठाइयाँ खाते हैं, वो खिलौने खरीदते हैं, और जब वो मिठाइयाँ खा रहे हैं और खिलौने खरीद रहे हैं, तो कहानी में आप देखिए कि वो सब हामिद का मजाक उड़ाते हैं, हामिद की उपेक्षा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और जब वो चिमटा लेकर के आता है तो चिमटे की आलोचना करने लगते हैं, उसका उपहास करते हैं। फिर वो जब तर्क वितर्क करता है तो उससे लड़ते हैं। गांधी ने कहा था कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो पहले आपकी उपेक्षा होगी, फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा, फिर आपके सामने फिर भी आप डिगे नहीं तो आपसे संघर्ष होगा, और फिर भी आप चलते रहे तो आप के पीछे पीछे बाकी लोग चल पड़ेंगे। हामिद का जीवन और पूरा मेले से लौटने की जो कहानी है हामिद की, वो गांधी के इस वाक्य को मूर्त होते हुए दिखाई पड़ती है। तो एक बात तो यह कि जो महाजनी सभ्यता है, मुनाफे की संस्कृति है,
वह हमारी आत्मा को पर काई लगा रही है। प्रेमचंद का साहित्य हमारे उस समय में भी और इस समय में भी उस काई को दूर करने में हमारी मदद करता है। एक बात अक्सर कही जाती है, आज भी किसी ने कही, प्रेमचंद की प्रासंगिकता की बात होती है कि साहब प्रेमचंद कितने प्रासंगिक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रासंगिक होना प्रेमचंद जैसे लेखक का या कबीर जैसे कवि का प्रासंगिक होना सुखी होने की बात नहीं है, ये दुखी होने की बात है, ये चिंता की बात है। प्रेमचंद ने जिन सामाजिक विकृतियों की पहचान की थी और जिन सामाजिक विकृतियों को उन्होंने भारतीय समाज के लिए अभिशाप माना था और जिनके खिलाफ उन्होंने एक तरह का अपने ढंग का संघर्ष चलाया था, वे सारी विकृतियां आज भी समाज में मौजूद हैं। तो यह कोई खुश होने की बात नहीं है। अगर जीवित रहते तो प्रेमचंद आज 140 वर्ष के होते, तो आज आकर के प्रेमचंद अगर देखें कि हमारे भारत की तस्वीर कैसी है, हमारे भारत में जो छुआछूत थी, जो प्रेमचंद के लेखों के विषय वस्तु हैं, उन पर ही आप अगर नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि किस हद तक प्रेमचंद हमारे समय को, प्राचार्य जी भाषा को लेकर चिंता कर रही थी। प्रेमचंद के 50 निबंध हैं जो राष्ट्रभाषा, भाषा, हिंदी उर्दू का संबंध और भाषा और मनुष्य का संबंध, इस पर विचार करते हैं। साहित्य के उद्देश्य पर तो पूरी की पूरी एक किताब ही संपादित है। जागरण के सवाल पर कि एक जो बातें हमको परंपरा से मिली हुई हैं और कई बार परंपरा से मिली हुई चीजें समय के साथ पुरानी पड़ जाती है। इसीलिए तुलसीदास हमको एक विवेक देते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि संग्रह त्याग न बिनु पहचान। तो परंपरा से जो चीजें मिली हुई हैं उसमें जो जड़ हो गई हैं, उन जड़ चीजों को हम त्यागें और जो जीवंत हैं उनको लेकर के आगे बढ़ें। जागरण पर अनेक सारे निबंध हैं, महिलाओं के जागरण पर निबंध है। यह भी निबंध उन्होंने लिखा है कि क्या स्त्रियों का पाजामा पहनना जुर्म है। तो मामला दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन और एक भारतीय स्त्री अंग्रेज महिला की देखा देखी पाजामा पहनती है और वो मामला कोर्ट में जाता है और न्यायाधीश उस महिला को दंडित कर देते हैं, फाइन लगा देते हैं। तो प्रेमचंद उस पर दो तरह से विचार करते हैं। एक तो यह कि हमारे यहाँ अपने परिधान बहुत अच्छे हैं, तो उस परिधान के पीछे जाने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर गई भी और उसने पहन लिया पाजामा, तो वो पाजामा पहनना कोई जुर्म नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि स्त्री को लेकर के तुरंत उसके परिधान के बारे में चर्चा होती है। स्त्री के साथ कोई दुर्घटना घट गई तो हम इसकी बात नहीं करते हैं कि हमारी जो सामाजिक चित्ती है, उस चित्ती में स्त्री के लिए कितना सम्मान है। तुरंत हम इस पर जाते हैं कि चूंकि इस स्त्री ने ये कपड़े पहन रखे थे, तो जो
जिसके साथ अन्याय हुआ है उसी को हम उस अन्याय और उस जुर्म का जिम्मेदार भी ठहरा देते हैं प्रकारांतर से। तो स्त्री ने ये कपड़े क्यों पहन रखे, तो इस पर भी प्रेमचंद विचार करते हैं। बहुत व्यापक फलक है मंदिर प्रवेश को लेकर के, अछूत समस्या को लेकर के, सांप्रदायिकता की संस्कृति को लेकर के। प्रेमचंद के और महाजनी सभ्यता पर तो उनके बहुत, एक महाजनी सभ्यता नाम से एक निबंध है, और सभ्यता समीक्षा को लेकर के प्रेमचंद के इतने सारे निबंध हैं। स्वराज्य को लेकर के, किसानों की स्थिति को लेकर के प्रेमचंद के निबंध हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सबको एक साथ समेटना एक व्याख्यान में संभव नहीं है। मैंने केवल वो दिशाएं गिनाई कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है सामाजिक परिवर्तन का और बेहतरी का। आईने का जो काम है कि चेहरे पर जहां जहां धब्बे लगे हैं, जहां जहां कालिख पुती हुई है, वहां वहां आईना दिखाए और हम वहां उंगली रख करके उसकी सफाई कर सकें। प्रेमचंद ने उन जगहों पर जहां जहां जरूरी था वहां वहां उन्होंने उंगली रखी। सेवा सदन उनका पहला हिंदी उपन्यास है, 1918 में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन में एक चिंता प्रेमचंद व्यक्त करते हैं। क्योंकि मैं महिला महाविद्यालय में ये बातचीत हो रही है, प्रेमचंद एक बुनियादी सवाल उठाते हैं कि हमारी जाति में स्त्री के लिए आदर, स्त्री के लिए सम्मान का भाव कब आएगा। आप देखें तो एक बड़ा भेद हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। आदर्श वाक्य जब हम बोलेंगे तो आदर्श वाक्य तो यह है कि साहब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और तुरंत हम स्त्री को देवी आदि बना देंगे। लेकिन जब जमीन पर उसे सम्मान देना होता है तो आज की तारीख में भी स्त्री को वह सम्मान हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जो पुरुष सत्ता की संरचना है, वह पुरुष सत्ता की संरचना स्त्री को अपनी जकड़बंदी से बाहर निकलने नहीं देना चाहती। आज स्त्रियों के लिए इतनी जो हिंसा समाज में पैदा हुई है, उस हिंसा के मूल में मुझे समय का इशारा कर दीजिएगा, जब लगे कि समय पूरा हो गया है तो मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। स्त्री के प्रति जो हिंसा समाज में बढ़ी है, उसके मूल में क्या है। स्त्रियों के भीतर एक जागरण की चेतना पैदा हुई है और ऐसा लगता है कि पुरुष वर्चस्व की जकड़बंदी से स्त्री बाहर निकलना चाहती है। तो एक खास तरह की बौखलाहट है, और उस बौखलाहट की वजह से स्त्री के प्रति समाज में हिंसा। तो हम उस हिंसा की पहचान नहीं करेंगे, उस पुरुष मनोवृत्ति की छानबीन नहीं करेंगे, और कह देंगे कि स्त्री ने पजामा पहना था, अमुक कपड़ा पहना था, अमुक वस्तु खा रही थी। तो इन सारे विषयों पर प्रेमचंद हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। एक और कहानी की जल्दी जल्दी चर्चा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारत के बारे में एक तो ये है कि एक भारत की सामाजिक संरचना ऐसी है कि हमारे यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी हमारी बहुत हाई पेडेस्टल पर होती है, बहुत ऊंचे होती है, और व्यवहार उसके बिल्कुल विरुद्ध होता है। इसीलिए याद करें कि कबीर आदि संतों ने कथनी और करनी की एकता पर बल दिया था।
कई बार हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को पढ़ते हुए पाते हैं कि बहुत सारी बातें जो कबीर आदि संत कवियों ने कही हैं उसका एक तरह से प्रेमचंद भाष्य कर रहे हैं। और कबीर तो इतने ज्यादा प्रेमचंद के यहाँ दिखाई पड़ते हैं, कफन कहानी के अंत में कबीर आते हैं। तो प्रेमचंद एक तो ये जो कथनी और करनी की खाई है, उस खाई को दूर करने की बात करते हैं, जो कि आज भी हमारे समाज की एक बेहतर और उन्नत समाज अगर हम अपने को बनाना चाहते हैं तो हमें कथनी और करनी की खाई को कम करना होगा। चाहे वो स्त्री का सवाल हो, चाहे वो दलित का सवाल हो, चाहे पिछड़े का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, उन सारे सवालों पर एक कहानी किसान से जुड़ी हुई है, आप सबकी पढ़ी हुई होगी, पूस की रात कहानी। पूस की रात कहानी में हल्कू किसान किस तरह पूस की रात में वो खेत की रखवाली करने जाता है और किस तरह वो कुत्ते के साथ खेलता है और आग जलाता है, और उस आग के जलने के बाद उसको नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद नीलगायें आती हैं। नीलगायें भी एक विचित्र जानवर हैं। नाम उनका नीलगाय है, लेकिन आप देखें तो कुछ उनकी शक्ल जो है, शरीर उनका कुछ घोड़े से मिलता है, कुछ शक्ल उनकी हिरन से मिलती है। हिरन और घोड़े का कुछ, इसीलिए हमारे गांव में की ओर उसको घोड़रोज कहते हैं। तो वो आते हैं और फसल को चर जाते हैं। तो इन घोड़रोजों का एक मौसम होता है जब आते हैं और हरी भरी फसल को चर के चले जाते हैं। वो चले जाते हैं तो सवेरे लुटा पिटा हल्कू और अपने कुत्ते के साथ लौटता है। हिंदी के महत्वपूर्ण एक मैं अपने अध्यापक मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रेमचंद की को पढ़ते हुए और प्रेमचंद को पढ़ाते हुए हमें एक नई दृष्टि अपनानी होगी, और खास तौर से जो आलोचनात्मक विमर्श में बहुत सारा दलवाद और विचारवाद हुआ है उसको परे रखते हुए नई रोशनी से नई शताब्दी में प्रेमचंद को देखने की जरूरत है। हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि, हमको ये भी देखना चाहिए कि कला में जो लोग हैं वो प्रेमचंद को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की पेंटिंग्स प्रेमचंद पर बन रही हैं। हर साल प्रेमचंद जयंती पर कई सारी संस्थाएं चित्रकला प्रतियोगिता करती हैं। पूस की रात कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस कहानी पर अगर मेरे पास सुविधा होती तो मैं आपको वो चित्र दिखाता। हमारे शहर की ही एक मशहूर कलाकार हैं मृदुला सिन्हा जी, जिन्होंने प्रेमचंद पर बहुत सारी पेंटिंग बनाई है। एक पेंटिंग उनकी इस पर है, क्या कहते हैं, पूस की रात कहानी पर एक आग जली हुई है और बगल में एक आकृति लेटी हुई है और उस आग की रोशनी उस आकृति पर पड़ रही है। तो पूरी की पूरी जो व्यंजना है, और इसी पूस की रात कहानी पर हिंदी के शीर्षस्थ कवि जो थोड़े दिन पहले हम लोगों से विदा हो गए, केदारनाथ सिंह, उन्होंने एक कविता लिखी है पूस की रात पुनश्च। हमारे अध्यापक मित्रों को वो कविता जरूर पढ़नी चाहिए। पूरी कविता पढ़ने का अवकाश नहीं है, लेकिन एक बिंदु पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कवि एक कल्पना करता है कि जिस समय हल्कू आग जलाने के लिए पत्ता आदि बटोरने गया था, ठीक उसी समय उसका जो कुत्ता था, कवि कल्पना करता है कि कुत्ता भी गया होगा ऐसी चीजें खोजने जिसको जलाया जा सके, पर कुत्ता ही तो ठहरा यह देख कर कि क्या है दुनिया में जो नहीं है जलाने लायक।
याद करिए कबीर को, जो कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लू आठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो कुत्ता जो है कविता के भीतर पूस की रात पुनश्च में वो कहता है कि दुनिया में ऐसा क्या है जो जलाने लायक नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे आसपास की हैं जो इतनी जड़ संरचना उनकी हो गई है, इतनी संवेदनहीन हो गई है कि वो सब जला देने लायक है। खैर, पूरी कविता मैं आपको केवल इशारा करके छोड़ता हूं। अंत में जब वो सवेरे हल्कू और जबरा लौट रहे हैं, उसका कवि ने वर्णन कैसे किया है, तो पाठकगण, इस तरह खत्म हुई 20वीं शताब्दी के एक पूस के महीने की वह लंबी अथाह महाभारत जैसी रात। आप सोचिए कि हल्कू की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए कवि जो है, और ठीक हमारा जो विषय है हमारे समय में प्रेमचंद, कवि इसमें पूस की रात की, जो पूस की वह रात है वो 20वीं शताब्दी की रात है, और उस 20वीं शताब्दी की रात पर 20वीं शताब्दी की रात पर 21वीं शताब्दी की भोर में सुबह विचार कर रहा है कवि। इस 21वीं शताब्दी की भोर में विचार कर रहा है और कहता है कि एक पूस के महीने की वह लंबी अथाह महाभारत जैसी रात, और जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कोहरे से निकलकर एक पतली सी पगडंडी पर युधिष्ठिर और उनका कुत्ता दोनों हिमालय से वापस आ रहे हैं। बर्फ ने उन्हें गलाने से इनकार कर दिया था। एक जो किसान है जिसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, खत्म हो गई है, वो लौट रहा है। और बिंब क्या दिया है कवि ने? पूरी महाभारत से। महाभारत में क्या होता है? पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया है। युधिष्ठिर और उनका कुत्ता, हल्कू और उसका कुत्ता, 20वीं शताब्दी में प्रेमचंद हल्कू को जहां छोड़ करके आए थे, 21वीं शताब्दी की सुबह में हम देखें कि वो हल्कू कहां है। हमें विवरण नहीं मिलता कि खेत के चर जाने के बाद हल्कू ने क्या किया। क्या हल्कू ने आत्महत्या किया या नहीं किया? लेकिन इस कहानी के लगभग 80-90 वर्ष बाद हम पा रहे हैं कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसान का प्रश्न, किसान के जीवन का प्रश्न कितना बदला है, इस पर भी प्रेमचंद हमें विचार करने के लिए एक दृष्टि देते हैं। और हिंदी का एक कवि जब प्रेमचंद पर दृष्टिपात करता है तो उस छोटे से किसान के संघर्ष को, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि प्रेमचंद का कमाल यह है कि जो साधारण है उस साधारण के भीतर असाधारणता पैदा करते हैं, सादगी के भीतर एक सौंदर्य पैदा करते हैं। जो याद करिए, साहित्य के उद्देश्य निबंध में उन्होंने कहा था कि हमें सुंदरता का म्यार बदलना होगा। तो सुंदरता का म्यार बदलते हैं तो तामझाम में नहीं जाते, सादगी के भीतर। तो आप देखिए कि भारतीय जो जीवन है उसकी रीढ़ कृषि है और किसान है। वह कृषि और किसान
जिस तबाही का शिकार 20वीं शताब्दी में था, 21वीं शताब्दी में उसकी क्या स्थिति है। प्रेमचंद की कहानी एक फ्लैशबैक की तरह उस पूरे दृश्य को देखने का प्रस्ताव करती है और किसान के दुख को, किसान के संघर्ष को महाभारत के संघर्ष जैसी गरिमा दे रही है। तो हमारे समय में हम जब प्रेमचंद पर विचार कर रहे हैं, प्रेमचंद इसीलिए मुक्तिबोध ने जो कहा कि वो हमारी आत्मा के शिल्पी हैं, तो प्रेमचंद जो भारतीय आत्मा का परिचय देने वाले हैं, भारतीय आत्मा का शिल्पन करने वाले हैं, उससे साक्षात्कार कराने वाले हैं। किसान जीवन हो, स्त्री जीवन हो, दलित जीवन हो, उन सारे जीवनों के पीछे जो त्रास है, जो दुख है, जो वेदना है, उसके मूल कारणों की पहचान कराते हैं। और 80 बरस बाद प्रेमचंद का साहित्य आज भी एक फ्लैशबैक की तरह एक रोशनी फेंकता है, और उस रोशनी के आलोक में हम ये देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो व्याख्यान दिया था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, उस भारत वर्षोन्नति के सूत्र हम प्रेमचंद की उस रोशनी में तलाश सकते हैं। हमारे समय में प्रेमचंद पर बात करने का एक पहलू यह भी है, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी पहलू है। साहित्य में और विमर्श में यही आखिरी पहलू है कहना भारतीय दृष्टि नहीं है, लोकतांत्रिक दृष्टि नहीं है, अलोकतांत्रिक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह हमारे समय में प्रेमचंद को देखने की यह एक दृष्टि है, और भी दृष्टियां होंगी जो मिल करके एक मुकम्मल तस्वीर बनाएंगी। मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ एक बार फिर अपनी पूरी बात को निष्कर्ष के रूप में रखना चाहता हूं कि प्रेमचंद हमें सत्य के साथ खड़ा होने की, न्याय के साथ खड़ा होने की, न्याय के पक्ष में खड़ा होने की, एक खास तरह से निर्भयता की अपील करते हैं, और स्त्री जीवन की, किसान जीवन की, दलित जीवन की व्यथाओं की पहचान करते हैं। और इस तरह से भारत की जो भूमि है, उस भारत की भूमि पर जिन लोगों ने भी जन्म लिया है, उन सब को भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी व्यथाओं पर बातचीत करते हैं, और जितने भी विभाजन करने वाली चीजें हैं, भेद पैदा करने वाली चीजें हैं, उन चीजों को खारिज करते हुए एक मनुष्यता के उदात्त भूमि तक हमको ले जाते हैं। इन्हीं अर्थों में प्रेमचंद हमारी आत्मा के शिल्पी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रसेन महिला महाविद्यालय ने मुझे ये बातचीत करने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह जी, प्राचार्य जी और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।